वेलकम, दिस इज नीतू कुमारी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप और हम मिलकर एक टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा क्या, गुप्त साम्राज्य। देखिए अभी हमारा चंडीगढ़ जेबीटी का एग्जाम आने वाला है, हमारा 28 अप्रैल को भी एग्जाम होगा, मैं भी उसको देने वाली हूँ। तो मैं भी साथ साथ में पढ़ रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं ऑफ कोर्स वीडियो बनाती हूँ, चैनल है मेरा, तो मैं इसमें आपके लिए जो कंटेंट है वो शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। इसमें पूरी स्टोरी पढ़ने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हाँ ये पूरा कहानी के कैसे राजवंश किसने इसकी स्थापना करी या कुछ भी है, इतना हमें डिटेलिंग में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना टू द पॉइंट कंटेंट हमें एग्जाम में पूछा जाता है हम सिर्फ उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई फालतू की डिस्कशन नहीं होगी यहाँ पे। जितना इंपॉर्टेंट है, जितना टू द पॉइंट कंटेंट हमें एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा हम टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि गुप्त जो राजवंश था या फिर गुप्त साम्राज्य कह लो, उसकी स्थापना किसने करी थी। क्योंकि आप इतने बड़े साम्राज्य के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं तो फिर इसकी स्थापना किसने करी है तो हमें जरूर पता होना चाहिए ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं पूरी एक लिस्ट आपको बनाकर दूंगी जिसमें पूरी तरह से कौन से गुप्त राजवंश आए थे, कितने नंबर पे आए थे, ठीक है, और उनका टाइम पीरियड क्या था वो भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी ताकि हमें याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो सीधा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम एक कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं, वो हमारी आती है कि जो गुप्त राजवंश है, ठीक है, गुप्त साम्राज्य है, उसकी स्थापना किसने करी थी। एक मिनट रुकिएगा, कई बार ना वीडियो बिल्कुल ब्लर हो जाती है और मैं बनाने के बाद दिखता है कि वीडियो तो पूरी ब्लर हो चुकी है, वही चेक करी थी। तो चलिए, अब सबसे पहली बात आती है कि जो गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने करी थी। ठीक है, सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो आता है हमारा श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो है इसने हमारी स्थापना करी थी, किसकी, गुप्त साम्राज्य की जो है इसने स्थापना करी थी। और इसका जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो 240 से 280 के बीच में जो है इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। बस ये कट ना गया हो, इसमें दिख रहा हो तो पता नहीं वीडियो की क्वालिटी में क्या हो जाता है, ब्लर हो जाती है बार बार। चल रही है, चलो ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आती है वो यही आती है हमारी कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो हमारा श्रीगुप्त था। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड क्या था, जिसका टाइम पीरियड था 240 से 280 के बीच में। अब ये जो पहला ऐसा राजा है जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी, इसकी स्थापना करी थी। लेकिन कंफ्यूजन यही हो जाती है कि ये जो श्रीगुप्त है ना हमारा, इसने कोई ज्यादा बड़े बड़े काम नहीं किए थे या इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसने बहुत सारे महान काम किए हैं। जब ये सवाल हमारे सामने आ जाता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी है तो हम अक्सर ये गलती कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम चंद्रगुप्त प्रथम पे टिक लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो उसने गुप्त वंश की स्थापना करी होगी क्योंकि वो बहुत बड़ा महान राजा भी बना था, उसने बहुत सारे काम किए थे, उसके बारे में जानकारी भी हमारे जो इतने भी इतिहास में है बहुत सारी नॉलेज है उसके बारे में। तो हम इस बात में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, गुप्त में बहुत अच्छा जो राजा था बहुत सारे बने थे, सबसे शुरुआत तो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। ठीक है, लेकिन गुप्त साम्राज्य की स्थापना का संबंधित अगर हमारा सवाल आ जाता है तो हमें किस पे टिक करना है, हमें श्रीगुप्त पे टिक करना है। जो श्रीगुप्त है ये पहला ऐसा गुप्त राजवंश था, राजा था, जिसने जो गुप्त साम्राज्य इसकी स्थापना करी थी और ये 240 से 280 के बीच में रहा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका जो उत्तराधिकारी आ जाता है वो हमारा आता है घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच जो है इसका उत्तराधिकारी आ जाता है। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आ जाता है। ठीक है, जो कि गुप्त साम्राज्य का राजा बना था। और इसका जो हमारे पास टाइम पीरियड आता है, ठीक है, वो 280 से 320 ईस्वी के बीच में आता है। ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि इसमें अभी राजाओं के बारे में डिस्कस करूंगी एक एक करके, जो जितनी इन्होंने काम किए हैं वहां पे वो चीज डिटेल लिखी जाएगी। ये लिस्ट आपके लिए है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो घटोत्कच आया, उसके बाद श्रीगुप्त के बाद जिसका टाइम पीरियड जो था वो हमारा 280 से 320 के बीच में रहा था। इसने भी कोई भी कुछ खास डिटेलिंग हम कहें तो हमें इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं मिलती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और पहला राजा जो कि गुप्त वंश का पहला महान साम्राज्य का राजा बना था, वो हमारा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसके बारे में भर भर के डिटेलिंग दी हुई है, जिसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको बोलेंगे चंद्रगुप्त
प्रथम, ठीक है, आप इस तरह से भी प्रथम लिख सकते हैं, जो कि 320 में राजगद्दी पर बैठा था। कहीं कहीं पे हमारी डिटेलिंग आती है या किताबों में लिखा होता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, कहीं कहीं पे इसके राजगद्दी पर बैठने की जो डेट आती है, तारीख आती है, ठीक है, वो 321 भी लिखी होती है, कहीं पे 320 भी लिखी होती है। तो ये हमें ऑप्शन में जो दिया होगा उसी के हिसाब से हम टिक करके आएंगे इसको, ठीक है, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइम पीरियड था वो 320 से शुरू हो जाता है। ये राजगद्दी पर बैठ गया, कब बैठा था? 320 ईस्वी में ये बैठ गया था। सब अब दूसरी जो चीज इससे संबंधित हमारे पास आती है वो ये है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था, इसकी शादी किससे हुई थी, कहाँ की वो राजकुमारी थी, ठीक है। तो याद रखना, चंद्रगुप्त जो प्रथम है उसने, चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी थी। किससे करी थी? लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है, लिच्छवी आगे मैं मार्कर लेके आऊंगी तो उससे थोड़ी जो चौक से आवाज आ रही है वो भी नहीं आएगी, ठीक है, अभी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी जो थी उससे शादी करी थी, ठीक है। तो ये जो डिटेलिंग है हम चंद्रगुप्त प्रथम की कर रहे हैं। और इससे संबंधित हमारे पास एक और चीज आती है, वो हमारी क्या आती है, वो ये है कि महाराजा, ठीक है, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि जो थी वो किसको मिली थी? तो वो मिली थी चंद्रगुप्त प्रथम को मिली थी, ठीक है। तो याद रखिएगा किसको मिली थी? चंद्रगुप्त प्रथम को मिली थी। क्योंकि यहाँ पर आपके इस तरह से ही सवाल पूछेंगे कि गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसको महाराजा धीराज भी कहा जाता था। तो याद रखना, हमारा जो चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है, जो कि 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, उसको उपाधि मिली थी महाराजा धीराज की, ठीक है। और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी थी। इसके बारे में इतनी ही डिटेलिंग है और हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, ठीक है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट एक और हमारे पास गुप्त राजवंश आ जाता है और वो है हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में इतनी सारी चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सिर्फ, मैं पहले बता चुकी हूँ, हम सिर्फ उसी के बारे में बातचीत करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए सही है और एग्जाम में आ सकती है, ठीक है, उसी के बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? वो हमारा आता है समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है समुद्रगुप्त आता है, जो कि 335 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट जो आता है वो है समुद्रगुप्त आता है, जो कि हमारा 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा था? हमारा श्रीगुप्त था, फिर घटोत्कच आता है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है, उसके बाद हमारा समुद्रगुप्त आता है। अब चलिए शुरू करते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो डिटेलिंग आती है वो यही आ जाती है कि ये राजगद्दी पर कब बैठा था। तो ये जो राजगद्दी पर बैठा था समुद्रगुप्त, ये 335 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। अब इसके बारे में हम और चीजें शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो इसके बारे में चीज आती है वो है कविराज, ठीक है, कविराज प्लस क्या होगा? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, ठीक है। ये जो समुद्रगुप्त था इसको कविराज भी कहा जाता था और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये वाली जो लाइन है ना, भारत का नेपोलियन, इतना ज्यादा आपसे सवाल पूछा जाता है, कविराज बहुत मुश्किल से पूछेगा, लेकिन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसकी ये उपाधि आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत का नेपोलियन जो है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको किसी ने उपाधि दी थी, ठीक है, इसको भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी और कविराज भी इसको उपाधि के तौर पर ही मिला हुआ है, ठीक है। तो पहली डिटेल क्या आ जाती है हमारी कि ये 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, और दूसरा आता है कि इसको कविराज और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जो हमारी नेक्स्ट डिटेलिंग आती है वो आ जाती है कि जो समुद्रगुप्त है, एक मिनट रुकिएगा, 335 ईस्वी में राजगद्दी पर था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें हरिसेन की, ठीक है, हरिसेन,
इसके बारे में काफी सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। उसके बाद हमारा हरिशेन आता है। देखिए इसका जो ये हरिशेन है ना, ये इसका राजकवि था। समुद्रगुप्त का राजकवि कौन सा था? तो उसका नाम हरिशेन था, जिसने क्या किया था, जिसने इलाहाबाद प्रस्ती अभिलेख को लिखा था। तो याद रखना, ये जो इलाहाबाद प्रस्ती अभिलेख भी हमारा बहुत बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो याद रखना कि समुद्रगुप्त जो था, इसका राजकवि कौन था? तो वो हरिशेन था। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास, वो है संगीत प्रिय। ठीक है, संगीत प्रिय। ये जो समुद्रगुप्त था, ये म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसे संगीत से बहुत ज्यादा प्यार था। ठीक है, तो तीसरी जो चीज आती है वो है संगीत प्रिय। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत ज्यादा प्यार था? तो इसके हमें साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे ऐसे सिक्के मिले हैं गुप्त साम्राज्य के, ऐसे बहुत सारे सिक्के मिले हैं जहां पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। इस तरह की पिक्चर बनाई है जहाँ पे समुद्रगुप्त के टाइम पे जो सिक्के बने हुए थे, उस टाइम पे उसको जो है वो संगीत में दिखाने के लिए उसको बीना बजाते हुए सिक्कों पर बनाया गया है, जिससे हम ये अनुमान लगाने में अनुमान लगा सकते हैं कि ये संगीत से बहुत ज्यादा क्या करता था, प्रेम करता था। और उसके बाद और एक अच्छी चीज आती है इसमें, और वो क्या है, वो है विष्णु। हमारे जो विष्णु भगवान है ना, उसका ये उपासक था। ठीक है, याद रखिएगा कि जो ये समुद्रगुप्त था, ये विष्णु का उपासक था, यानी विष्णु भगवान की ये पूजा किया करता था। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो पहली डिटेलिंग क्या है इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसे कविराज, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर आता है कि हरिशेन इसका राजकवि था। उसके बाद ये संगीत प्रिय था क्योंकि वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एंड नेक्स्ट आता है विष्णु का उपासक था, यानी विष्णु भगवान की पूजा किया करता था। ठीक है, देखिए सबसे पहले श्री गुप्त घटोत्कच चाहते हैं, इनके बारे में कोई भी डिटेलिंग नहीं है अच्छी खासी जो हमें याद करने की जरूरत है, इसलिए नहीं करवाई मैंने। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आ जाता है, जिसके बारे में जरूरी हमें है महाराजा धीराज वाला वर्ड याद रखना, क्योंकि महाराजा धीराज ऐसा एक पॉइंट है जो पूछा जा सकता है। और कई बार मैंने बहुत सारे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करती रहती हूँ, पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती हूँ, पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। उसके बाद हमारा समुद्रगुप्त आता है। ये सारी डिटेलिंग ही हमारे लिए इससे संबंधित याद होनी जरूरी है, और कोई चीजें पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है राजा, वो आएगा हमारा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, क्या आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय आता है तो ये कितने टाइम पीरियड में आया था, तो ये 380 में राजगद्दी पर बैठा था। कब बैठा था, 380 में राजगद्दी पर बैठा था। अब से डिटेलिंग पूछी जा सकती है कि गुप्त साम्राज्य जो है उसमें चंद्रगुप्त जो सेकंड था, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जो था कौन से नंबर का राजा था, तो ये 5वें नंबर का राजा था। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, मैंने इसलिए इसको अलग से डिटेलिंग में यहाँ पे रखे हुए ना, तो मैं एक राजा के बारे में पढ़ा के साफ कर सकती थी। ठीक है, लेकिन आप बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये याद रह जाएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो सेकंड है, ठीक है, ये हमारा 5वां गुप्त साम्राज्य का शासक था। इसके बारे में भी बहुत सारी आपको डिटेलिंग में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी डिटेलिंग है। ठीक है, चलिए सबसे पहली जो हमारे पास इसमें डिटेलिंग आती है वो यही आ जाती है कि ये 380 में, ठीक है, 380 ईस्वी में राजगद्दी पर ये बैठा था। कब बैठा था, 320 ईस्वी में राजगद्दी पर ये बैठा था। उसके बाद दूसरी चीज जो आ जाती है वो हमारी आ जाती है चीनी बौद्ध यात्री। ठीक है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान। ठीक है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, यानी कि जो हमारा चंद्रगुप्त सेकंड है, इसके टाइम में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ये भी आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, अलग अलग राजाओं के नाम पूछ के कि चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे आया था या चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो हमारी आती है शक। अब देखिए शक, और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ यहाँ पे चांदी के सिक्के। ठीक है,
नेक्स्ट टाइम में इसके पीछे व्हाइट बोर्ड है उसी पे काम करवाऊंगी, चौकी बहुत आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिटेलिंग आती है वो हमारी शक से संबंधित आती है। शक का मतलब ये था कि उस टाइम पे एक शक साम्राज्य भी था जिस पर चंद्रगुप्त सेकंड ने अपना आक्रमण कर दिया और इस पर विजय प्राप्त कर ली। यानी कि शक जो थे उन पर उसने विजय प्राप्त करने के बाद उसने चांदी के सिक्कों को बनवाया था, ठीक है। याद रखना, उसने चांदी के सिक्के भी किससे संबंधित आ जाते हैं, तो चांदी के सिक्के भी हमारे चंद्रगुप्त सेकंड से ही संबंधित आ जाते हैं। और इसने जो शक थे उनको हराने के बाद इसने चांदी के सिक्कों को जारी किया था, ये हमें याद रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो आता है हमारे पास विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य यानी कि विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो भी हमारी चंद्रगुप्त सेकंड से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिटेलिंग आती है वो है हमारे चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित के विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो हमारे इससे संबंधित ही आ जाती है, ठीक है। यानी कि विक्रमादित्य किसको कहा जाता था, तो वो हमारा चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता था। महाराजा धीराज की उपाधि किसको मिली हुई है, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को मिली हुई है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो हमारा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्योंकि इनके असली नाम से तो सवाल पूछे जाते हैं लेकिन इनको जो उपाधियां दी जाती है उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, उससे संबंधित एग्जामिनर ऐसे से सवाल बनाता है ना, हम सिर्फ इनके नाम याद रखें लेकिन इनके जो उपनाम है या जो इनको उपाधियां मिली हैं वो भी हमारे लिए याद रखना उतना ही जरूरी है जो हम नहीं ध्यान देते, ठीक है। तो हमें उस पर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिटेल आती है वो है शाब। अब देखिए ये शाब कौन था, तो ये इसका राज कवि था, ठीक है। याद रखना जो शाब है वो राज कवि था चंद्रगुप्त सेकंड का, ठीक है। चल रही है, चलो ठीक है। जो शाब था ये किससे संबंधित था, ये हमारा संबंधित था चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित था हमारा शाब, ठीक है। शाब जो था इसका राज कवि था। उसके बाद नेक्स्ट जो डिटेलिंग आती है वो हमारी आती है पाटलिपुत्र की स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, पता नहीं बड़ा लगेगा कि छोटा लगेगा। पाटलिपुत्र प्लस उज्जैनी, ठीक है। जो पाटलिपुत्र और उज्जैनी ये दो नाम जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाटलिपुत्र और जो उज्जैनी है ये प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे जब चंद्रगुप्त सेकंड अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो देखिए कितनी सारी चीजें हैं और टू द पॉइंट है, इसलिए मैंने बोला कि आपको टू द पॉइंट ही मैं कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पाटलिपुत्र और उज्जैनी ये किस लिए जरूरी थे उस समय, तो ये शिक्षा की एजुकेशन से संबंधित दो प्रमुख ऐसी जगह थी जहाँ पे आपको एजुकेशन, हर टाइप की एजुकेशन जो थी वहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। और नेक्स्ट एक और पॉइंट हमारे पास आता है वो है नवरत्न, ठीक है। नवरत्न हर एक जो राजा, चाहे आप अकबर के टाइम के देख ले या किसी और भी राजाओं के देख ले, वहां पे आपको नवरत्न जरूर देखने को मिलेंगे। नवरत्न का मतलब क्या होता है, नवरत्न का मतलब होता है कि उनके साम्राज्य में 9 ऐसे बड़े बड़े विद्वान जो अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही प्रवीण होते हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से उस क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। और इसके टाइम पे अगर नवरत्न पूछा जाता है तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे जो ज्यादा पहले नंबर पर जो रखा जाता था वो हमारा कालिदास था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे भी नवरत्न उसके दरबार में थे, यानी 9 बहुत ही महान विद्वान थे जिनमें से कालिदास का नाम सबसे ज्यादा प्रमुख हमारा माना जाता है। जैसे अगर मैं अकबर की बात करूं तो अकबर के टाइम पे तानसेन बहुत बड़ा नवरत्न में से एक था क्योंकि वो संगीत से संबंधित था, बहुत ज्यादा संगीत से प्रेम करता था, वो बहुत ही सुरीला गाता था और उसकी तो बहुत ही है कि गाते हुए बारिश हो जाती थी, इस तरह की भी कुछ चीजें हमारी देखने को मिली हुई, ठीक है। तो याद रखना नवरत्न मतलब होता है कि 9 बहुत बड़े विद्वान जो कि उसमें अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना काम किया करते थे जो कि चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है, ठीक है। तो इसके बारे में हमारी इतनी डिटेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी से संबंधित आपको घुमा फिरा के सवाल पूछे जाएंगे। विक्रमादित्य कौन से उससे संबंधित है, चंद्रगुप्त से संबंधित है। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया हुआ था। पाटलिपुत्र उज्जैनी जो था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में किस चीज के लिए फेमस जगह थी, तो हमारी एजुकेशन से संबंधित थी। नवरत्नों में सबसे ज्यादा बड़ा जो विद्वान था वो किसको माना जाता था, तो कालिदास को माना जाता था। कितने सारे सवाल जो है हमारे सामने यहाँ पर आ जाते हैं। चांदी के सिक्के किसने बनवाए भाई, देखो गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्के तो
बहुत ज्यादा फेमस है। और गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्के बनवाए थे ना, प्योर सोने के सिक्के होते थे वो, जिनमें कोई मिलावट नहीं होती थी। आज के टाइम पे आप सोने के सिक्के को देखोगे तो उस पे तो परत ही चढ़ाई जाती है, लेकिन गुप्त साम्राज्य में उसके सोने के सिक्के बनाए थे ना प्योर, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक उसमें गोल्ड ही था, ठीक है। लेकिन चांदी के सिक्के किसने शुरू किए थे, तो वो हमारा कौन था, ये चंद्रगुप्त सेकंड ही था, जिसने शक जो थे उनको हराने के बाद जारी किए थे। तो ये चीज हमारे लिए डिटेलिंग इसके इतनी आपके लिए बहुत ज्यादा ये हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे, मैं इसको साफ नहीं करूंगी, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसके बाद वो हमारा आता है कुमारगुप्त, ठीक है। कौन सा आता है, कुमारगुप्त आ जाता है। अब कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 415 से 454 जो है इसका टाइम पीरियड आता है, ठीक है। कुमारगुप्त जो है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसपे हम अक्सर ध्यान नहीं देते, और वो है गोविंद गुप्त, ठीक है। तो कुमारगुप्त जो था इसका टाइम पीरियड 415 से 454, मुझे हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो 454 तक इसका कार्यकाल रहा। उसके बाद है कि गोविंद गुप्त जो है ये किन राजाओं में से उपनाम था, तो कुमारगुप्त ऐसा था जिसको गोविंद गुप्त भी कहा जाता था। इससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है, और वो क्या है, मेरे ख्याल से इसको साफ ही करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, इससे संबंधित एक चीज है वो है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। ये आपने नाम अक्सर सुना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये शिक्षा का बहुत प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे एजुकेशन जो थी वो दी जाती थी, और कुमारगुप्त से संबंधित हमारा आ जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त राजवंशों में से, गुप्त जो वंश है उसमें से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, तो ये कुमारगुप्त ने करवाई थी, जिसे गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। तो कुमारगुप्त के बारे में हमें सिर्फ एक ही चीज अच्छे से याद रखनी है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस था उस टाइम का, ऑलमोस्ट जो एजुकेशन थी वो यहीं पर ही दी जाती थी, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल अलग रखना है, ठीक है। चलो कुमारगुप्त हो गया जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। उसके बाद हमारे पास एक और आता है अगला, वो है स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त अगला शासक आता है जिसका जो टाइम पीरियड है वो 455 से, इसको भी नहीं पता मुझे, पता नहीं क्या कहेंगे, ठीक है। तो 455 से 467 के बीच में अगला गुप्त वंश आया था, वो हमारा स्कंदगुप्त था। और इससे भी संबंधित हमें एक ही चीज बहुत ही फेमस है वही याद रखनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ज्यादा ही जरूरी है, ठीक है। और वो क्या है हमारा सुदर्शन, ठीक है, सुदर्शन झील, ठीक है। सुदर्शन झील जो थी इसने पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण का मतलब है कि सुदर्शन झील बनी हुई थी लेकिन बाढ़ आ गई या किसी वजह से ये ढह गई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम झील बनवा रहे हैं तो और पास थोड़ा सा बाउंड्री भी करवाई जाती है, ठीक है, ताकि पानी थोड़ा सा वहां पे ठहरा रहे, नहीं तो नदी बन जाएगी वो, ठीक है। झील तभी तो कहते हैं, ठीक है। तो सुदर्शन झील जो थी वो टूट गई थी क्योंकि बहुत बाढ़ें वगैरह आ गई थी, टूट गई थी। तो जो हमारा स्कंदगुप्त था इसने सुदर्शन झील को क्या किया, इसने उसको दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया, उसको रिपेयर करवा दिया, ठीक है। तो ये सुदर्शन झील से संबंधित स्कंदगुप्त आता है। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित हमारा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है, और वो कौन सा है, लास्ट जो आता है वो है हमारा विष्णुगुप्त। ये आ रहा है, इसमें दिख रहा है नहीं, चलो इसमें लास्ट जो है दिख नहीं रहा है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अगला जो हमारे पास 8वां राजा आता है वो है हमारा विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे 8 राजा थे जिनका अलग अलग टाइम पीरियड है, जिन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग काम भी करवाए हैं, उनसे संबंधित काम भी हमें देखने को मिले हैं। और लास्ट अपना कौन सा आता है, विष्णुगुप्त आ जाता है, ठीक है। पहला सवाल तो ये पूछेगा संस्थापक कौन था, किसने स्थापना करी थी,
तो हमारा श्रीगुप्त था, और अंतिम राजा कौन था, तो वो हमारा विष्णुगुप्त था। आपने अच्छे से इसको याद रखना, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी रहेगा, ठीक है। जितनी इम्पोर्टेंट था उतना ही करवाया, कोई फालतू की डिटेल हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें याद रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। भूल जा रही हूँ बिल्कुल ही, बहुत बुरी तरह से चीजें भूल जाती हैं, ठीक है। सभी के साथ ही हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बट फिर भी चलो इसको मैंने अच्छे से समझा दिया है, जितनी भी जरूरी चीजें थी उतनी करवा दी है, ठीक है। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं पे कवर करते हैं। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना। छोटी तो कुछ चीजें होंगी जो आपको पता होगी, मुझे नहीं पता होगी, कमेंट करके बता देना, ठीक है, ताकि साथ में अच्छे से पढ़ लें और पढ़ा भी लें, ठीक है। तो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।